नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। हम देख रहे थे कहानी कहानी इकाई जो है वह इकाई 7 देख रहे थे, और इसमें आज हम दो कहानियाँ देख रहे हैं। इससे पूर्व हमने दो कहानियाँ देखी है, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। आज जो है हम दो कहानियाँ, जो छोटी छोटी कहानियाँ, एक टोकरी भर मिट्टी और दूसरी है राही कहानी। यह दो कहानियाँ हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। क्यों आज दो कहानियाँ? क्योंकि ये छोटी छोटी कहानियाँ हैं। राही और एक टोकरी भर मिट्टी काफ़ी छोटी कहानियाँ हैं। कुछ एक बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, इसलिए हम आज दो कहानियों का अध्ययन एक ही वीडियो में करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। इससे पूर्व मैं बताना चाहता हूँ, जो हम इकाई 10 में पढ़ रहे थे, क्या भूलूं क्या याद करो आत्मकथा, वह आत्मकथा कल पढ़ाना समाप्त हुआ है और उसकी प्लेलिस्ट बिल्कुल निःशुल्क इसी चैनल पर उपलब्ध है। आप कभी भी जाके देख सकते हो, अध्ययन कर सकते हो। आपका काम सिर्फ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना यही है, और कमेंट करके ही बताइए। तो बढ़ते हैं आज की कहानियों की ओर। आज की हमारी दो कहानियां हैं। दो में से एक है राही और दूसरी है एक टोकरी भर मिट्टी। पहले हम राही कहानी पढ़ेंगे और बाद में एक टोकरी भर मिट्टी कहानी पढ़ेंगे। राही कहानी यह सुभद्रा कुमारी चौहान की है। यह कहानी किस प्रकार है, कैसी है, यह हम इस कहानी पढ़ने के बाद देखेंगे। इसके जो पात्र हैं, परीक्षा में जो पूछे जाने वाले योग्य कथन हैं, किस आधार पर प्रश्न पूछता है, उसकी चर्चा भी हम करेंगे यह कहानी पढ़ते समय। और उसके साथ इसके जो शॉर्ट नोट्स है वो हम परीक्षा नज़दीक आने पर पढ़ेंगे। यह जो हमारी क्लास है, यह क्लास नेट JRF, ऑल सेट परीक्षा, PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसके दृष्टिकोण से आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो प्रारंभ करते हैं आज यह कहानियाँ। तेरा नाम क्या है? राही, यानी ये कौन पूछ रही है? लेखिका। तुझे किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी, यानी वह बोल रही है कि चोरी की थी। अम, तुझे किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी क्या चुराया था? नाज की गठरी। कितना नाज था? होगा 5-6 शेर, यानी वह 5-6 शेर नाज होगा, यानी अनाज होगा। और सज़ा कितने दिन की है, यानी सज़ा तुझे कितने दिन की हुई है? तो साल भर की। याद रखिए, यहाँ पर हम पहले कहानी पढ़ेंगे और फिर उसका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है। हम केवल मांगते खाते हैं, और भीख न मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूखे थे, तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा बोझा ढोने के लिए, और टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाच की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे हैं? यानी याद रखिए यहाँ पर यह कौन सवाल पूछ रहा है? तो यह जो है, यह अनीता सवाल पूछ रही है। किससे? वो मांगरोली जाति की जो महिला है उससे। उसका नाम भी आगे आएगा। मांगरोली जाति, यह एक क्रांतिकारी महिला है अनीता, वह पूछ रही है उसे। तो मांगरोली जाति की हम पहले कहानी पढ़ते हैं, छोटी कहानी, और बाद में इसका विश्लेषण करेंगे, समझेंगे। इसलिए चोरी की। संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा, पर किसी ने नहीं सुना। राही ने कहा, यानी वह जो मांगरोली जाति की महिला है उसका नाम क्या है? राही है, याद रखिए। इसीलिए कहानी का नाम भी राही रखा गया है। हम इतने पेज का विश्लेषण करते हैं और बाद में बाकी का पढ़ते हैं। यानी अनीता पूछ रही है, ये अनीता का कथन है। अनीता पूछ रही है राही से, तेरा नाम क्या है? राही। फिर वो राही बताती कि राही है। तुझे किस अपराध में सजा हुई? राही बताती है, चोरी की थी सरकार।
यानी अनीता को राही सरकार कह के संबोधित करती है, बोलती है, याद रखिए पूछा जा सकता है। चोरी क्या चुराया था, यानी अनीता पूछती है कि चोरी की है, चोरी क्या चुराया है, यानी क्या चुराया था, नाच की गठरी। यानी अनीता ने कौन सी चोरी की थी, क्या चुराया था, नाच की गठरी, अनाज, सब्जियां, ऐसा पूछा जा सकता है। तो नाच की गठरी। कितना अनाज था, होगा 5-6 शेर। यानी अनीता ने, नहीं, राही ने कितने शेर अनाज की चोरी की थी, तो 5-6 शेर अनाज की चोरी की थी, याद रखिए। और सज़ा कितने दिन की है, यानी वह अनीता पूछ रही है राही से कि सज़ा कितने दिन की है। तो फिर राही कहती है साल भर की, यानी 1 साल की सज़ा है। यानी राही को 5-6 शेर अनाज चुराने के जुल्म में कितने समय की या कितने दिनों की सज़ा हुई थी, तो 1 साल की सज़ा हुई थी, याद रखिए। तो तूने चोरी क्यों की, मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। यानी ये इम्पोर्टेंट कथन है। फिर अनीता कहती कि तो तूने चोरी क्यों की, साल भर की सज़ा इस 5-6 शेर अनाज के लिए तुझे मिल रही है, तो तूने चोरी क्यों की, दिन भर मजदूरी करती तो भी तुझे 3-4 आने जो है पैसे मिलते हैं। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं और भीख मिल, यानी वह राही कहती है कि हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति ही ऐसी है जो मांग कर खाती है, उस जाति का नाम है मांगरोरी, याद रखिए पूछा जा सकता है। यानी राही किस जाति की महिला थी, तो मांगरोरी, याद रखिए। और राही को क्यों मजदूरी नहीं मिलती थी, क्योंकि वह मांगरोरी जाति की थी, इसीलिए केवल हम मांगते खाते और भीख न मिले तो। यानी फिर अनीता कहती कि और भीख न मिले तो क्या खाओगे आप, तो फिर चोरी करते हैं। यानी फिर राही बताती है कि हमें भीख न मिले तो हम चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, यानी एक दिन, यानी उस दिन जो है, जिस दिन चोरी की उस दिन घर में खाने को कुछ नहीं था। भूख से बच्चे भूख से तड़प रहे थे, बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही। यानी बाजार में बहुत देर भीख मांगा लेकिन मिला नहीं, फिर किसी का बोझा ढोने के लिए, बोझा ले जाने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कोई न मिला, पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, यानी सामने बाजार में किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई, क्योंकि मेरे बच्चे भी भूखे हैं और वह भी भूख के कारण इस प्रकार ही रोते होंगे, ऐसा राही को लगा। वहीं पर किसी की नाच की गठरी रखी हुई थी, यानी वहीं पर बाजार में नाच की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी रही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। यानी उस नाच की यानी अनाज की गठरी को लेकर भागी रही थी उठाकर, तो पुलिस ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, यानी अनीता ने सब कुछ सुना और एक ठंडी सी सांस ली, बोली फिर तूने कहा नहीं बच्चे भूखे हैं, यानी तूने पुलिस वालों को कहा नहीं कि बच्चे भूखे हैं इसलिए चोरी की। संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सज़ा देता है। यानी तुम यदि कहती कि बच्चे भूखे थे, मजदूरी नहीं मिलती है और आज भीख भी नहीं मिला, इस कारण मैंने बच्चों के भूख के कारण चोरी की है, ऐसा बताती, तो मजिस्ट्रेट है, जो पुलिस थानेदार है, वह तुमको कम सज़ा देता। ऐसा तुमने कहा नहीं है। वह अनीता किससे पूछ रही है, राही को। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार, बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना, राही ने कहा। यानी राही कह रही है कि बच्चे हमारी कोई नहीं सुनता सरकार, यानी अनीता को राही सरकार कह के पुकारती है, याद रखिए। तो वह कहती है, ये ऐसा वाक्य दिया जाता है, हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार, बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना, ये राही ने कहा। राही ने उपरयुक्त वाक्य में राही ने सरकार किसको कहा है, मजिस्ट्रेट साहब को कहा है, पुलिस वालों को कहा है, अनीता को कहा है, या अन्य किसी को, ऐसे 4 पर्याय दिए जाएंगे, तो सरकार अनीता को कहा है, याद रखिए पूछा जा सकता है। अब तेरे बच्चे किसके पास है, यानी फिर अनीता पूछ रही है राही से कि तू तो अब जेल में है, तो बच्चे किसके पास है। फिर अनीता ही कहती है उसका बाप है। अनीता ने पूछा, यानी अनीता कहती कि आप तेरे बच्चे किसके पास है। अनीता को लगता है कि उसके पिता के पास हो गई, इसलिए वो पूछती है कि उनका बाप है। अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए, वह बोली उनका बाप मर गया सरकार। यानी राही की आंखों में आंसू आ गया और वो कह रही कि उनका पिता, उनका बाप जो है मर गया सरकार, यानी राही का पति मर गया था, जेल में उसे मारा था और वही अस्पताल में वह मर गया, अब बच्चों का कोई नहीं है। यानी
जेल में ही उसको मारा गया था। किसको? राही के पति को जेल में मारा गया और फिर अस्पताल ले गया और अस्पताल जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो तेरे बच्चे का बाप भी जेल में ही मरा, वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। यानी वह कहती है अनीता कि तेरे बच्चों का पिता जो है, बाप जो है, तेरा पति जो है, वह भी जेल में मर गया था। वह जेल क्यों आया था? किस जुल्म में आया था? वह अनीता प्रश्न पूछती है। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार, राही ने कहा। यानी उसे, राही के पति को पुलिस ने बिना कोई कसूर किए, बिना कोई जुल्म किए ही पकड़ लिया था। ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। यानी एक बात पुलिस के साथ झगड़ा हुआ था, किसका? राही के पति का। तो वह राही के पति का झगड़ा हुआ था, तो उसी का बदला लेने के लिए जब वो ताड़ी पीने के लिए अपने दोस्तों के साथ जाता है राही का पति, तो वहाँ पर वो जो झगड़ा हुआ था उसका बदला लेने के लिए पुलिस वाले ने उस राही के पति को पकड़ा था। 109 में उनका चालान करके साल भर की सज़ा दिला दी, वहीं पर मर गया। यानी राही के पति को 109 में चालान करके, यानी किस जुल्म में, किस अनुच्छेद में, किस कलम के अंतर्गत उसको चालान करके 1 साल की सज़ा दी थी? तो 109, याद रखिए, अनुच्छेद 109 या कलम 109 के अंतर्गत राही के पति को चालान करके 1 साल भर की सज़ा दी थी और फिर वह साल भर के अंदर सज़ा में ही वह मर गया। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा, अपना काम कर। राही चली गई। यानी वह, अनीता कहती है कि ठीक है, अच्छा, तू अपना जेल में जो काम है, मुजरिमों को जेल में भी कुछ काम दिया जाता है, ऐसा मैंने सुना है। तो वह कहती है कि अच्छा, तू अपना काम कर, ऐसा कहती है अनीता और चली जाती है। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। यानी अनीता जेल में क्यों आई थी? अनीता जो है सत्याग्रह करके जेल में आई थी, याद रखिए। पहले उसे बी क्लास दिया था, फिर उसके घर वालों ने पढ़ी करके, लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास दिलवा दिया था। यानी जेल में भी मुजरिमों को ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे क्लासों में रखा जाता है जेल में भी। तो यह उसी प्रकार पहले जो है वहाँ अनीता को बी क्लास में रखा गया था, फिर उसके घर वाले आए, कुछ लिखा पढ़ा की, जो भी थानेदार था, कांस्टेबल था, उससे बात की और उसको बाद में ए क्लास दिलवा दिया। अनीता किस जुल्म में जेल में आई थी? क्योंकि वह सत्याग्रह करके जेल में आई थी। तब जो है, तत्कालीन समय में देश स्वाधीनता के लिए आंदोलन चल रहे थे। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीब के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। यानी अनीता के सामने प्रश्न उपस्थित था कि वह सोच रही थी देश की दरिद्रता, यानी इस देश के जो दरिद्र लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको, गरीबों के कष्टों को दूर कैसे किया जा सकता है? इसका कोई उपाय नहीं है क्या गरीबी दूर करने का? हम सभी परमात्मा की संतान हैं। यानी हम सभी परमात्मा की संतान ही, ये इम्पोर्टेंट कथन है, पूछा हुआ है। तो यह राही कहानी का है, याद रखिए। अनीता कहती है, एक ही देश के निवासी, कम से कम सबको खाने पहनने का अधिकार है ही। फिर यह क्या बात है? यानी एक ही देश के निवासी है, सभी को खाने पीने का, रहने का अधिकार है, तो यह क्या बात है? कुछ गरीब है, कुछ बड़ा है तो बहुत बड़ा है, और कुछ इतना गरीब है कि उसके पास खाने के लिए नहीं है। जैसे कहा जाता है कि कोई जो है, जो भोजन करता है उसको पचाने के लिए दौड़ता है, और कोई ऐसा है जो पेट भरने के लिए दौड़ता है। एक कैसी हमारे देश की यह व्यवस्था है। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल में भेज दी जाती है। यानी छोटे छोटे बच्चों की माताएं क्यों जेल में भेज दी जाती है? तो वह जो है, फिर यह क्या है? यानी यह क्या है कि एक देश में ही कुछ गरीब है, कुछ अमीर है, और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं, यानी पेट की भूख मिटाने के लिए कुछ लोग चोरी करते हैं। फिर वो चोरी करने के बाद जो है, उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता, यानी उसके बाद विचार नहीं है, अज्ञान है। फिर वो सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण के कारण उन छोटे छोटे बच्चों की माताओं को जो है जेल में भेजा जाता है। उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हम लोग जो है अपनी देशभक्ति और त्याग का
ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। यानी एक जो है महिला, वही महिला एक अपना पेट भरने के लिए चोरी करके जेल आई हुई है, और दूसरी जो है अनीता, वह अनीता देशभक्ति और देशभक्ति के लिए त्याग का ढिंढोरा पिटाकर मैंने देशभक्ति के लिए जेल गई है, मैंने देशभक्ति के लिए सज़ा भोगी है, ऐसा ढिंढोरा पीटते हुए आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। यानी जो अन्य कैदी है उससे बेहतर जो है जेल में बर्ताव, जो क्रांतिकारी होते हैं, देशभक्त होते हैं, उसको अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी वह संतुष्ट नहीं होते। हम जेल आकर ए क्लास बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं, ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। हम जेल आकर ए क्लास बी क्लास के लिए झगड़ते हैं, जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग करते हैं, यह अनीता जो है सोच रही है, मन ही मन बोल रही है। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं, यह हमारी चौथी जेल यात्रा है। यानी क्रांतिकारी लोग एक बड़े अभिमान के साथ कहते हैं कि मैं 4 बार जेल होकर आया हूँ, मैं 5 बार जेल आया हूँ, मैं 6 बार जेल पर आया हूँ, तू क्या जानता है, तू मुझे नहीं जानता, मैंने तो 2 बार सज़ा काटी है, ऐसा एक अभिमान से कहते हैं। यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। कौन? जो देशभक्ति के आधार पर आए हुए हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल आ चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानिक संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट कथन ही, याद रखिए, पूछा हुआ है परीक्षा में, और इसके बाद भी पूछा जा सकता है। कहाँ से पूछा जाएगा ये? तो ये यहाँ से याद रखिए, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और यह और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। यानी हम 5वीं बार जेल आए, 6 बार जेल भोगी है, ये कई सुना कर आत्मगौरव करते, खुद की आत्मा की संतुष्टि करता है। फिर इसका तात्पर्य क्या होता है? इतने बार जेल आ चुके होते हैं, अपनी उतनी ही सीढ़ी, यानी जितनी बार जेल आ चुके होते हैं उतनी सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से, ने देशभक्ति और देश के लिए जो त्याग किया है, उस त्याग से दूसरों से ऊपर, यानी अन्य लोगों से ऊपर उठ जाते हैं। और इसके बल पर फिर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस के जो राजकीय सत्ता मिलती है, यानी कांग्रेस के पक्ष में जो राजकीय सत्ता मिलती है, फिर हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर क्या क्या हो जाते हैं। यानी वह का पक्ष जो है वह उसको ये देता है, क्योंकि इन्होंने देशभक्ति के लिए जेल यात्रा भोगी है। अनीता सोच रही थी, कल तक जो खद्दर भी न पहने थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए। यानी अनीता सोच रही थी, कल तक जो खद्दर थी, खादी थी, वह भी पहनते नहीं थे, फिर कांग्रेस के हाथ में कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, और फिर कांग्रेस के हाथों में जो थोड़ी सी सत्ता आ गई, शक्ति आ गई, तो वह खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई देने पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? यानी जो जेल की यात्रा हो रही है वो सत्ता के लिए हो रही है या देशभक्ति के लिए हो रही है? अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था, वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। आजकल मैंने एक नया परीक्षा का पैटर्न देखा। पीछे जो है तेलंगाना सेट परीक्षा हुई थी, तेलंगाना सेट, जो तेलंगाना राज्य के लिए, वहाँ पर कोई रचना की ऐसे 1-2 वाक्य दिए थे, और पूछा था कि यह उपर्युक्त अनुच्छेद या वाक्य किस रचना से है, किस कहानी से है, किस उपन्यास से है, ऐसा भी पूछा था। तो भले अब वो नेट में भी आ सकता है, तो वो यह याद रखिए। अनीता के विचारों का, यानी अनीता जो ही विचार कर लिया और इसका तागा लगा हुआ था, वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचारवली अनीता को ही खाए जा रही थी। यानी अनीता जो विचार कर रही थी, खुद से मन से बातें कर रही थी, वो खुद का ही विचार खुद को खाए जा रहा था। उसे बार बार लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं, वरन मजाक है। यानी अनीता को लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं, वह मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई, और साथ ही साथ आत्मा अनुभूति भी। अनीता की आत्मा बोल उठी,
वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। यानी अनीता का आत्मा अनीता को बोल रहा है कि वास्तव में सच्ची देशभक्ति जेल में आने में है क्या, त्याग करने से है क्या? वह नहीं है। तो वास्तव में देशभक्ति क्या है? तो वास्तव में देशभक्ति, सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में, यानी इन गरीबों के रोजगार देना, इन गरीबों का जो भी कष्ट है, समस्या है, उसका निवारण करना, उनको सुखी जीवन देना, यही वास्तव में देशभक्ति है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें है। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। यह कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता के संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। यानी सच में यदि जो भूखे हैं, नंगे हैं, गरीब है, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, ऐसे लोगों की कुछ थोड़ी बहुत हम सेवा करते हैं, तो वास्तव में हम सचमुच देशभक्ति की सेवा, देश की सेवा करते हैं, ऐसा कहती है। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। यानी ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही, यानी देहात यानी गाँवों में। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है, न द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालने की माता पुत्री को और माँ सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है, और उसका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उसका काम है। यानी मांगरोली जाति में जो अशिक्षा है, अज्ञानता है, उसके कारण उनको पता नहीं है कि रोजगार भी कहीं और मिलता है। तो उन्हें लगता है कि केवल चोरी करना और हमारा पेट भरना, यही हमारा काम है, हमें मजदूरी नहीं मिलती। यदि उनको सही समय पर शिक्षा दी जाती, उसका जो अज्ञान है वह दूर करते हैं, तो फिर उन्हें लगता है कि नहीं, हमें भी रोज़गार का अवसर मिलता है, हमें भी रोज़गार करने का अधिकार है, हमें भी मजदूरी करने का अधिकार है, और वो चोरी न करके फिर वह अपने अपने कुछ काम ढूंढने में लग जाते हैं। फिर इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। यानी केवल भीख मांगना और खाना, इसको छोड़कर वह सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अज्ञानता फैली हुई है, अशिक्षा है। आज यहाँ डेरा डाल के रहे तो कल दूसरी जगह चोरी की। बच्चे तो बच्चे, नहीं तो फिर साल 2 साल के जेल लिए। यानी फिर वह चोरी करते हैं, यहाँ चोरी की, फिर दूसरे गांव जाते हैं, फिर वहाँ चोरी की, फिर तीसरे गांव जाते हैं। बच्चे जो है वह बच्चे, यानी उस चोरी करने के बाद तो वह बच्चे तो ठीक है, नहीं तो फिर जेल में आकर 1-2 साल की जेल सज़ा भुगते हैं। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यही नहीं है तो विचार दर्श का उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जननायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है। यानी जो भी इतिहास है, धर्म है, दर्शन है, विज्ञान है, इसका कोई अर्थ नहीं है, पर जीवन का एक लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य क्या है? पूरा जीवन जीने का जीवन का एक लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट याद रखिए। संसार की मृग मरीचिका में, यानी संसार करते हुए जो भी सांसारिक कर्तव्य है वह निभाते हुए हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ अनेक महान आत्माओं को छोड़कर सारा समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर कर्तव्य को उसे ध्यान नहीं, यानी सब कुछ जो है चलते चलते कर्तव्य को वह भूल जाता है। सत्यासत्य की समझ नहीं, यानी सत्य असत्य की समझ नहीं है। अन्यथा मानवीय से भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यही प्रथम प्रतिज्ञा, यानी सत्याग्रही की, यानी जो सत्याग्रही करता है उसकी प्रथम प्रतिज्ञा क्या होती है? याद रखिए, पूछा जाता है सत्याग्रही की प्रथम प्रतिज्ञा क्या है? तो आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। यानी क्या है? राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के, ये यहाँ से आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। यानी सत्याग्रही की प्रथम प्रतिज्ञा क्या है? आत्माओं का कल्याण करना, आत्माओं का यानी हर एक व्यक्ति का कल्याण करना, और जीवन की
आत्माओं के कल्याण की साधना एवं जीवन की साधना होनी चाहिए। यह सत्याग्रही किया जो सत्याग्रही करने वाला है उसकी प्रथम प्रतिज्ञा न हो, यानी ये प्रथम प्रतिज्ञा नहीं होनी चाहिए। देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न बने। अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी वही इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई, यानी दिन भर यही सोचा और शाम को यही सोचते सोचते वह सो गई। रात में उसने सपना देखा, यानी रात में उसने अनीता ने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मांगरोली लोगों के गांव में पहुंच गई है, यानी सपना देख रही है अनीता सोने के बाद। तो वह देख रही कि जेल से वो छूट गई है और वो इन्हीं मांगरोली लोगों के गांव में पहुंच गई। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती है, यानी वह जो खादी बनाने का काम कर रही है। दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनते हैं। शाम को रोज़ उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती है और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं, यानी ये अनीता सपने में देख रही है। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बनवा लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद न खुल पाई। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार है, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही है। यानी फिर जेलर में आकर वो महिला जेलर में आकर जगाया और कहा कि आप घर जाने के लिए तैयार है, आपके पिताजी की तबीयत खराब है, इसलिए आप जा सकते हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना ले घर चली, यानी अनीता को लगा कि मैंने सपना देखा और वो सपना सच करने के लिए मुझे जेल से रिहा किया गया, छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर जो है यह हमारी राही कहानी समाप्त होती है। और अब हम जो हमारी एक टोकरी भर मिट्टी जो छोटी कहानी है वह भी हम देखेंगे। वैसे देखा जाए तो ये कहानी यूं ही ख़त्म हो जाती थी। 27 मिनट का जो भी 25 मिनट लगे हैं वो 25 मिनट लगते नहीं थे, लेकिन मैंने 25 मिनट तक पढ़ाया। कोई बात नहीं है, समझना भी चाहिए। हमने समय दिया तो इसका किसी ना किसी को उपयोग होगा ही, कोई ना कोई यह इसका लाभ लेगा ही ज़रूर। ये तो राजा निर्बंसिया है। कहाँ गई वो कहानी, कहाँ गई? कानों में कंगना, हाँ यही है। हाँ, तो यह एक टोकरी भर मिट्टी यह 1900 में प्रकाशित हुई है और यह माधवराव सप्रे की कहानी है। भारत छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में यह कहानी प्रथम बार प्रकाशित हुई है और हिंदी की प्रथम कहानियों में एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को गिना जाता है। याद रखिए, ये किस विद्वान ने माना है इसको प्रथम कहानी, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि एक टोकरी भर मिट्टी को किस विद्वान ने, किस आचार्य ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है। याद रखिए, और कि यह छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, यह भी बात याद रखिए। माधवराव सप्रे की कहानी है। पढ़ते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी, यानी एक किसी का जमींदार का एक महल था और उसके पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई, यानी जमींदार साहब थे, जब चाहे तब कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उसके पास पैसा है, माल है, सब कुछ है। तो वह उसको इच्छा हुई कि उस झोपड़ी तक उसके महल का हादा, यानी महल का जो ज़मीन है बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, यानी विधवा से कहा कि यहाँ से अपनी झोपड़ी निकाले। पर वह तो कई ज़माने से वही बसी थी, यानी वह विधवा महिला जो थी कई ज़माने से, कई वर्षों से वहीं पर रह रही थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी इसी झोपड़ी में मर गया था, यानी विधवा पुत्र और इकलो या एक मिनट, उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी झोपड़ी में मर गया था। यानी विधवा महिला का एक पुत्र और पति की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, कहाँ में हुई थी? महिला में, झोपड़ी में, घर में, महल में, रास्ते में, कहाँ पे हुई थी? तो झोपड़ी में हुई गई थी। याद रखिए। पतिहु भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी, यानी पतिहु की मृत्यु भी इसी पर हुई थी, इसी झोपड़ी में। अब यही उसकी पोती इस वृद्ध काल में एकमात्र आधार थी, यानी उस वृद्ध महिला की, बूढ़ी महिला की वृद्ध काल में कौन एकमात्र सहारा थी, आधार थी? तो पोती ही थी। याद रखिए।
जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फुट फुट रोने लगती। यानी जब भी उसके पति की मृत्यु याद आती, बेटे की मृत्यु याद आती, पति हुआ अपने बहू की मृत्यु याद आती, तो वह फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई थी। यानी वो विधवा महिला कब से मृतप्राय यानी मृत्यु के शैया पर जाने की सोच रही थी, या मृतप्राय हो गई थी, मृत्यु हुआ है वैसे हो गई थी। जब से वह अपने पड़ोसी यानी अपने श्रीमान पड़ोसी जो जमींदार थे, उनकी इच्छा का हाल सुना। यानी कौन सी इच्छा सुनी? कि वह झोपड़ी वहाँ से निकाले, हमें हमारे महल का हदा वहाँ तक बढ़ाना है। यह उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। यानी फिर श्रीमान के जो यानी ऐसे कहा कि यहाँ से झोपड़ी निकालो, समझाया, लेकिन वह विधवा जो थी मान नहीं रही थी। फिर जमींदार ने अपनी जमींदारी चाल चलने लगी। अपनी जमींदारी चाल कौन सी? कि वकीलों को पैसा देने का, फिर वह कायदे से उस पर अपना कब्जा जमाने का। वह बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया। यानी फिर वो उसने अदालत में वकीलों के जरिए वकीलों की थैली गरम कर, यानी भ्रष्टाचार का भी यहाँ पर उल्लेख है। उसने उस वकीलों को पैसा दिया और अदालत की तरफ से उस झोपड़ी पर अपना अधिकार जमा लिया को वहां से निकाल दिया गया। यानी फिर वो विधवा महिला को उस झोपड़ी से निकाल दिया गया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। यानी याद रखिए, जमींदार साहब ने विधवा की झोपड़ी पर किस प्रकार कब्जा बना लिया, यह प्रश्न पूछा हुआ है। तो फिर पर्याय दिए थे अदालत से, अपने जमींदारी चाल से, ऐसे यहाँ पर पर्याय दिए हुए थे। यह PYQ क्वेश्चन था। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास, यानी फिर वो झोपड़ी से निकाल दिया गया और वो अनाथ थी, विधवा थी, साथ में सिर्फ एक पोती और वह रहने लगी थी, और वही वह आस पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान यानी एक दिन जो है वह जमींदार श्रीमान जो है उस झोपड़ी के पास आस पास टहल रहे थे। यानी उस झोपड़ी के पास आस पास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे। और वह जमींदार है तो उसका काम बताने का ढंग भी कुछ अलग होता है। "ऐ, ऐसा कर बे, ऐ वैसा कर बे, तुझे बताया नहीं क्या? तू समय पर नहीं आता क्या?" ये ऐसे रोब जमाते हुए वह काम बताता है जमींदार। वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। यानी फिर विधवा जो है हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो। यानी एक टोकरी लेकर वह विधवा उस झोपड़ी के पास आई, तो जमींदार ने नौकरों से कहा कि इस विधवा को यहाँ से हटा दो। पर वह गिड़गिड़ाकर बोली। यानी नौकर तो उस जमींदार के थे, तो उसको जो भी वह कहेगा वह नौकर को मानना ही पड़ेगा। तो वह नौकर हटाने पर वह गिड़गिड़ाकर बोली है, कौन? महिला उस जमींदार से कहती है, महाराज आप तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है। यानी जमींदार को गिड़गिड़ाकर वह विधवा महिला कह रही कि यह झोपड़ी तो आप तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। यानी विधवा कहती कि मैं उस झोपड़ी को लेने नहीं आई हूँ, महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। यानी यह झोपड़ी आप तुम्हारी हो गई है, मैं उस झोपड़ी को लेने नहीं आई हूँ, मगर ये महाराज क्षमा करे मुझे, लेकिन मैं आपसे एक विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ। जमींदार साहब ने सिर हिलाने पर कहा। यानी जमींदार साहब ने सिर हिलाने पर कहा, जब से यह झोपड़ी छूट गई है। यानी जमींदार साहब ने सिर हिलाकर कहा कि हाँ बोलिए, तुम्हारी विनती क्या है, सुनाइए, ऐसा कहा। फिर वह विधवा महिला कहने लगी, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरे पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यह कहा करती है कि अपने घर चल, वही रोटी खाऊगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। यानी यह याद रखिए, अभी जो मैंने परिच्छेद पढ़ा, इसमें विधवा महिला ने झोपड़ी एक टोकरी भर मिट्टी झोपड़ी से किस लिए ली थी, ये भी प्रश्न पीछे पूछा हुआ है, तो चूल्हा बनाने के लिए याद रखिए। फिर एक वह रोटी बना, क्योंकि उसकी पोती रो रही है घर के विरह में, और वो कहती है कि हमारे जब घर चलूगी तभी मैं खाना खाऊंगी, अन्यथा मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो इसलिए वो विधवा महिला को विश्वास है कि जब मैं इस झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी ले जाऊंगी
और उस मिट्टी का चूल्हा बनाकर उस पर मैं रोटी पकाऊंगी तो मेरी पोती जो है निश्चय ही खाना खाएगी। यह मुझे भरोसा है, विश्वास है कि अब रोटी खाने लगेगी, यानी वह फिर रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दी, यानी एक टोकरी भर आप आप यदि आज्ञा दे आप यदि आज्ञा देते हैं तो मैं यहाँ से एक टोकरी भर मिट्टी ले जाऊं। तो ऐसा सुनकर वहाँ श्रीमान ने यानी जमींदार ने उसको एक टोकरी भर मिट्टी ले जाने की आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई, यानी आज्ञा दी और वह झोपड़ी के अंदर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। यानी वहां झोपड़ी में पैर रखा आज गए के बाद जो भी उसका अतीत है सब कुछ, उसके पति की मृत्यु वहां पर हुई, एकलौते पुत्र की मृत्यु वहां पर हुई, उसने कितना जीवन वहां पर यापित किया, कितने समय तक उसने उस झोपड़ी के अंदर समय बिताया, वह सब कुछ उसको याद आया और वह रोने लगी। आंसू की धारा बहने लगी, यानी वो रोने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली, यानी आंसू को पोंछते हुए उसने वो टोकरी जो है मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई, यानी हाथ से उठाकर वह झोपड़ी से बाहर लेकर आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, यानी हाथ जोड़कर फिर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी। पहली प्रार्थना क्या की विधवा महिला ने जमींदार से कि महाराज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि इस झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी ले जा सकती हो क्या। और दूसरी प्रार्थना क्या करती है वह हम देखते हैं। महाराज कृपा करके इस टोकरी को ज़रा हाथ लगाइए। यानी विधवा महिला ने यह प्रश्न पूछा नहीं है, लेकिन इस बार पूछा जा सकता है। इस कहानी पर लगभग मेरे ख्याल से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन ये कभी पूछा नहीं है, तो इस बार पूछा जाएगा। विधवा महिला ने महाराज से 2 बार प्रार्थना क्या कौन कौन सी की है। तो प्रथम बार जो है झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी ले जाने की प्रार्थना की है, और दूसरी जो है महाराज कृपा करके इस टोकरी को ज़रा हाथ लगाने की। यह 2 प्रार्थनाएं महिला ने की थी, याद रखिए, पूछा जा सकता है, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूँ। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आई। वह बार बार हाथ जोड़ने लगी कि महाराज उठाइए, महाराज ये टोकरी मुझे उठाई नहीं जा रही है, पहले से अंदर बल कमी है तो इस कारण वह उसको उठाई नहीं जा रही थी। तो वह विनती करने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। तो फिर उस महाराज को दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े, यानी किसी नौकर से न कहकर टोकरी उठाने को खुद जमींदार साहब ही आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। यानी वह क्या है, जमींदार साहब टोकरी उठाने के लिए आगे बढ़े और फिर उसने टोकरी उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो वह टोकरी जो है उठ नहीं रही थी, उसके शक्ति के बाहर थी, यानी बल के उस टोकरी का बल जो था अधिक था। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहिए, यानी सब ताकत लगाकर जितना भी शरीर में बल है उतना सब कुछ लगाकर उस टोकरी को, मिट्टी से भरी टोकरी को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे। पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वहाँ एक हाथ भी ऊंची नहीं हुई। अभी ये जितना बल, सब कुछ बल लगाया, लेकिन वहाँ से ज़मीन से एक हाथ भी ऊंची नहीं हुई। लेकिन वही टोकरी जो थी उस महिला ने झोपड़ी से बाहर लाई थी। तो यहाँ पर कितना एक कहानीकार की कल्पना शक्ति जो है किस प्रकार वह रेखांकित करता है। यदि किसी को कहानीकार बनना है, कोई की कहानी लिखना चाहता है, तो वो ऐसी कहानियाँ वो पढ़े। कहानियाँ पढ़ने के बाद वह उस कहानी लिखने की कल्पना करे तो वो निश्चित सफल कहानीकार बन सकता है। वह लज्जित होकर कहने लगे, यानी फिर वह टोकरी उठा नहीं पा रहे थे। फिर वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यानी वह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी, वह लज्जित होकर कहने लगे। यह सुनकर विधवा ने कहा, यानी यह सब कुछ सुना और फिर वो विधवा महिला कहने लगी, महाराज नाराज न हो, यानी महाराज नाराज न हो, अब से एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती। यानी वह कह रही है कि महाराज नाराज न हो, तो मैं एक बात कह रही हूँ, एक टोकरी भर मिट्टी आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में हजारों टोकरियाँ मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। आप ही इस बात पर
विचार कीजिए। यानी वह विधवा महिला कह रही कि महाराज, आपको एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जा रही है, लेकिन इस झोपड़ी में न जाने कितने हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उस मिट्टी का भार आप जन्म भर कैसे उठा पाओगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए, ऐसा विधवा ने कहा। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृत्यक्रम का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उनकी झोपड़ी वापस दे दी। यहाँ पर जो है हमारी एक टोकरी भर मिट्टी कहानी समाप्त हुई है। देखने में कहानी कितनी छोटी है, लेकिन बहुत कुछ सीख देती है। यह कहानी जो थी, यह कहानी अभी तो हमारे यहाँ का SRTM यानी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़, यहाँ के BA के पाठ्यक्रम में यह कहानी 2 साल पहले थी, अभी नहीं है, अभी पाठ्यक्रम चेंज हुआ है। तब मैं नया नया ज्वाइन हुआ था BA में पढ़ाने के लिए BA को, तो वहाँ पर यह कहानी मैंने 3 दिन बच्चों को पढ़ाई थी। इतनी छोटी कहानी है, लेकिन फिर भी मैंने 3 दिन बच्चों को पढ़ाई थी। हर एक बच्चे के ज़ुबान पर यह कहानी लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति मुखतगत हुई थी। इतनी बढ़िया तरीके से मैंने यह कहानी पढ़ाई थी, बहुत बढ़िया तरीके से। आज भी उस बच्चे को मैं कभी कभी सवाल पूछता हूँ इस कहानी पर, तो वो बच्चा ऐसे झट से पूछता है। और इस कहानी पर मैंने जो नोट्स बना कर दिए थे उन बच्चों को BA के, तो वही प्रश्न पूछा भी गया था परीक्षा में। खैर छोड़िए, वह ऐसी पुरानी यादें कभी कभी ताज़ा हो जाती है और उनको यहाँ पर बताना एक अच्छा मानता हूँ मैं। और जो भी मन में विचार उत्पन्न होते हैं वह प्रस्तुत करने चाहिए, इसीलिए जो मन हल्का होता है। नहीं तो फिर बार बार जो भी मन में विचार आते हैं, बातें आती है, उसको दबा कर रख 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 एक दिन जो है विचारों का स्फोट हो जाता है और आदमी के दिमाग में फैट का झटका लग जाता है। तो खैर, ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो यह सब कुछ निःशुल्क पढ़ाते हैं। और अभी हाल ही में जो है आज मेरे ख्याल से आपका जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है नेट JRF का, जो क्वालिफाई हुए उनका, वह साइट पर आ गया है। अपलोड कीजिए आप, अपलोड कीजिए। और अभी जो है तुरंत कुछ समय के पश्चात या कुछ दिनों के बाद जो है हमारा नेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो पढ़ाई में लगे रहिए। यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।